नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके DSSB एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 1 नवंबर से DSSB के एग्जाम हैं कई सारे, ठीक है। उसमें TGT SST के भी हैं, मैथमेटिक्स के भी हैं, डोमेस्टिक साइंस के भी हैं। तो जो भी DSSB के एग्जाम अब होने वाले हैं, DSSB के जो एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो कॉमन पेपर होता है, उसके लिए जो जनरल पेपर जिसे हम कहते हैं, सबके लिए कंपलसरी पेपर जो होता है, तो उसमें आपके 20 नंबर का GS आता है। 20 क्वेश्चन GS के आते हैं। तो आज जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक स्पेसिफिक है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ट्रेड और विदेशी निवेश, इससे संबंधित ये MCQ होंगे। क्लास के बाद ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सारी क्लास की PDF आपको वहीं मिलती है और प्लस ऑफलाइन में भी जो टेस्ट होते हैं तो उनकी PDF भी आपको वहीं मिल जाती है, ठीक है। बैच हमारे चल रहे हैं, सुबह 9 से 11 का बैच है सुबह का, शाम का 3 से 5 का बैच है। ये कॉमन पेपर के बैच चल रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है, ऑफलाइन। तो पहला प्रश्न देखिए, विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड फॉर इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। भारत की जो विदेशी व्यापार नीति है, भारत की जो विदेश व्यापार नीति है, उससे संबंधित कौन सा मंत्रालय है। तो यहां देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसका संबंध रक्षा से है, ठीक है, तो ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, विदेशी मामलों का मंत्रालय है, ये व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये तो भारत के अंदर की बातें ही देखता है, गृह मंत्रालय। तो बचा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का संबंध किससे है, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। किससे है, इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से। बहुत बढ़िया, आगे देखें, विथ रेफरेंस टू, एक सेकेंड, ये ओवरऑल क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं डिफरेंट एग्जाम में। ऑप्शन 2, with reference to the international trade of India it present which of the following statement are correct। भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला, इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन इट्स मर्केंडाइज इंपोर्ट, यानी कि जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है इंडिया का, यानी कि भारत का जो मर्केंडाइज निर्यात है वो कम है आयात की तुलना में, आयात की तुलना में कम है। इंडियाज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट आर लेस देन, जो निर्यात है वो कम है किसकी तुलना में, इंपोर्ट की तुलना में, ठीक है। यानी कि इंपोर्ट हम ज्यादा करते हैं मर्केंडाइज प्रोडक्ट का और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इंडियाज इंपोर्ट्स ऑफ आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मशीनरी हैव डिक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर। हाल ही के दिनों में क्या देखा गया है कि भारत का जो आयात है वो आयरन स्टील का, केमिकल का, फर्टिलाइजर का और मशीनरी का वो कम हुआ है, आयात जो है कम हुआ है। तो क्या ये सही बात है? नहीं, आयात कम नहीं हुआ, आयात बढ़ा है इनका। आयरन स्टील का आयात भी बढ़ा है, केमिकल का भी आयात बढ़ा है और फर्टिलाइजर खाद का भी आयात बढ़ा है और मशीनरी भी हम लेके आते हैं, जापान से बहुत सी मशीनरी लाते हैं। तीसरा, इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विस आर मोर देन इट्स इंपोर्ट्स ऑफ सर्विस, भारत का जो सेवा का निर्यात है वो ज्यादा है आयात की तुलना में, ये बिल्कुल सही बात है। हम सर्विसेज को एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम सेवाओं का निर्यात बहुत ज्यादा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे कि
आईटी कंपनीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती हैं, सॉफ्टवेयर बनाती हैं, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, है ना, महिंद्रा सत्यम हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया। तो ये क्या करते हैं, सर सॉफ्टवेयर बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री को बेचते हैं। तो इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, इंडिया का आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो हम सर्विसेज एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट कम करते हैं, ये सही बात है। ठीक। चौथा, इंडिया सफर्स फ्रॉम ऑन ओवरऑल करेंट अकाउंट डेफिसिट, इंडिया करेंट अकाउंट डेफिसिट से सफर कर रही है, बिल्कुल सही है। जब हम एक्सपोर्ट कम करेंगे और इंपोर्ट ज्यादा करेंगे तो करेंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, ये सही है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा, 1, 3 और 4, यानी कि डी आंसर इज करेक्ट। 1, 3, 4, डी आंसर इज करेक्ट। अब देखो, जब बात इंटरनेशनल ट्रेड और सर्विस की, भारत के योगदान की बात हो रही है, तो आपको मैं रीसेंट न्यूज एक बता देता हूं। अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने एक नया जो है रूल पास किया है, रूल स्टार्ट किया है, वो क्या है, H1B वीजा, H1B वीजा। अब क्या है ये H1B वीजा, तो समझ लो इसको, करंट अफेयर के लिए बहुत जरूरी है आपके एग्जाम में। हम बात कर रहे हैं H1B वीजा क्या है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्या है, और दूसरा मुद्दे पे हम बात करेंगे भारत के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, भारत के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, और तीसरा वर्तमान मुद्दा क्या है, अभी इशू क्या है, H1B वीजा को लेकर वर्तमान मुद्दा क्या है। इन चीजों पे बात कर लेते हैं, तो सुनिए ध्यान से। क्या है, तो देखो, अमेरिका में अलग अलग कंट्रीज से लोग आते हैं काम करने के लिए, अलग अलग देशों से लोग आते हैं काम करने के लिए अमेरिका में। तो अमेरिका क्या है, उनको एक वीजा देता है, उस वीजा का नाम है H1B वीजा। ठीक है, यानी कि आप यूं कह लीजिए कि अमेरिका में अगर दूसरे देश का कोई व्यक्ति काम करना चाह रहा है तो उसको H1B वीजा चाहिए, तभी वो काम कर सकता है। तो ये कंपनी ऑफर करती है। मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति है अमन, इसका जॉब लगी अमेरिका में, अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट में, तो माइक्रोसॉफ्ट उसको उपलब्ध कराएगी H1B वीजा। और H1B वीजा की फीस अमेरिका की सरकार लेती है, वसूलती है 4 लाख के आसपास रुपए में साल का। ठीक है, साल का 4 लाख रुपए अमेरिका की सरकार लेती थी लगभग, डॉलर में तो कमी होगा, ये इंडियन करेंसी में बता रहा हूं मैं आपको, 4 लाख के आसपास लेती थी सालाना, हर साल एक व्यक्ति का। और कौन देता था, कंपनी देती थी, क्योंकि कंपनी ही लेके गई है उसे अपने यहां काम करवाने के लिए। तो H1B वीजा की जो फीस है 1 साल की, वो इतना सरकार को दिया जाता था, यूएसए सरकार को, अमेरिका की सरकार को। लेकिन अब क्या इशू है कि 21 सितंबर से क्या कर दिया है, 21 सितंबर से ये 4 लाख बढ़ाकर 88 लाख कर दिए हैं, ये 4 लाख से बढ़ाकर 88 लाख कर दिया है। अब जब 88 लाख कर दिया है, तो जब 4 लाख था तो ये तो कम था बहुत, तो कंपनी दे रही थी, लेकिन अब 88 लाख यानी कि थोड़ा बहुत और करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा। तो इतना पैसा कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए सरकार को क्यों देगी फीस के तौर पर, नहीं देगी, ये तो लॉस है कंपनी के लिए। तो ट्रंप सरकार ने यही किया है, H1B वीजा का जो फीस है वो 88 लाख कर दिया है, और ये
21 सितंबर से लागू हो गया है, यानी कि कल से 21 सितंबर से लागू हो गया है। अब क्या है, अब वहां की, अब भारत के लिए उपयोगिता क्या है, इस पे बात कर लें हम। भारत के लिए उपयोगिता ये है कि भारत के तमाम लोग अमेरिका में, खासकर इंजीनियर, आईटी इंजीनियर, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हैं, वो अमेरिका में बहुत काम करते हैं। तो वो लोग भारत में डॉलर भेजते थे, जिसे रेमिटेंस कहते हैं। अरे भाई, हमारे देश के कुछ लोग अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली तो इंडिया में रह रही है ना, तो वो इंडिया में पैसा भेजते थे, इंडिया में पैसा भेजते थे तो डॉलर में आता था वो पैसा, तो भारत सरकार के पास डॉलर आता था। भारत का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता था। उसी डॉलर का इस्तेमाल भारत सरकार दूसरे देशों से सामान खरीदने में करती थी, उसका इस्तेमाल। अब अगर ये सभी लोग वहां काम नहीं कर पाएंगे, कंपनी उनका पैसा नहीं देंगी, ये फीस, तो वो तो नहीं दे सकते, तो वो फिर अमेरिका छोड़कर अपने अपने देश लौट आएंगे। अब अगर ये सभी लोग भारत लौट आए तो अमेरिका से भारत में जो डॉलर आ रहा था रेमिटेंस की फॉर्म में, वो आना बंद हो जाएगा, यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व में गिरावट देखने को मिलेगी, डॉलर की मात्रा कम हो जाएगी, तो हमारा आयात करने पर भी इसका असर पड़ेगा। ठीक है, प्लस जितने लोग आएंगे वहां से काम छोड़कर, उनको यहाँ जॉब कहाँ मिलेगी, कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये बड़ा संकट का विषय है। ठीक है, तो ये है मुद्दा, वर्तमान मुद्दा यही है। समझ गए? क्लियर है ना? H1B वीजा इशू 21 सितंबर से ये लागू कर दिया है अमेरिका में, 88 लाख इसकी लिमिट कर दी है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन देखते हैं अगला। विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड? अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा जो भागीदारी है वो किस देश की है? तो भैया हम सब जानते हैं चीन की है। क्या हम सब जानते हैं? चीन की भागीदारी, चीन की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सबसे ज्यादा है। पता है क्यों? क्योंकि चीन क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। चीन क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, यानी कि चीन सब चीज बनाता है, हर चीज बनाता है चीन, और बनाने के बाद उसे दूसरे देशों में निर्यात कर देता है, निर्यात कर देता है। ठीक है, समझ गए? तो अब आपको लग रहा होगा सर चीन इतना विकसित कैसे हो गया? भैया ये 40 साल से ज्यादा की मेहनत है चीन की, कंसिस्टेंट होके उसने काम किया है, तो काम करना पड़ता है, तभी जो है क्या होगा? नाम होता है। काम करोगे तो ही नाम होगा, तो ध्यान रखेंगे, चाइना आंसर हो जाएगा। अगला, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंपोर्ट ट्रेड? निम्नलिखित में से वो कौन सी देशों का समूह है जिसके साथ भारत सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, जिनसे सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है? OECD, ओपेक, ईस्टर्न यूरोप या डेवलपिंग कंट्रीज? तो भैया ओपेक से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है ओपेक कंट्रीज। ओपेक का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो जितने कंट्रीज हैं उनमें जो तेल होता है, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, तो कच्चा तेल जिन कंट्रीज में अवेलेबल है उन कंट्रीज ने मिलकर ये ग्रुप बनाया है, ओपेक ग्रुप। तो यही पूरे दुनिया में जो है ज्यादा से ज्यादा तेल सप्लाई करता है, कार्टेल है एक ही है, ओलिगोपोली कह सकते हैं आप इसको, मोनोपोली भी है इनका। अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा है? यूके, यूएसए, कनाडा, जापान। तो भैया यूएसए है। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग पार्टनर भारत का यूएसए है। क्योंकि क्या होता है देखो, भारत अमेरिका को, भारत जो है अमेरिका को बहुत चीजें निर्यात करता है, बहुत चीजें निर्यात करता है। ठीक है। सबसे ज्यादा तो जो जेनेरिक दवाइयां हैं, सस्ती दवाइयां, वो भारत ही देता है अमेरिका को। अब हुआ क्या है, दवाइयों पर तो टैक्स नहीं लगाया है, लेकिन अमेरिका ने क्या किया है, 50% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका ने क्या किया है, भारत से जाने वाला जो सामान है जो अमेरिका जाता है उस पर 50% टैरिफ लगा दिया है। यानी कि अगर किसी एक सामान की कीमत भारत में 100 रुपए की है, भारत से जा रहे सामान की कीमत 100 रुपए है, तो अमेरिका उस पर 50 रुपए और वसूलेगा, तो वो प्रोडक्ट अमेरिका में 150 रुपए का हो जाएगा। समझ गए? 50% टैरिफ। इससे क्या होगा, अमेरिका में भारत का सामान महंगा हो जाएगा, तो लोग फिर अल्टरनेटिव तलाशेंगे कि सस्ता कोई कंपनी बना के दे रही है क्या अमेरिका की कंपनी। तो अगर कंपनी बना के देगी तो फिर लोग उसे खरीदने लगेंगे, तो फिर भारत के सामान की कीमत, भारत के सामान की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी अमेरिका में। और अगर डिमांड ही कम हो गई तो अमेरिका को हम उतना एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारी इंडस्ट्रीज के लिए लॉस की बात है। समझ गए? ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है व्यापार संतुलन। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है व्यापार संतुलन। ठीक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होता है गुड्स, यानी कि भौतिक वस्तुएं, सामान। तो सामान का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, गुड्स यानी कि फिजिकल गुड्स जिसे हम टच कर पाए, तो सामान का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हो रहा है, तो इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है, इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है। उस रिकॉर्ड को ही कहते हैं बीओटी। बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। आई होप क्लियर है। तो आंसर हो जाएगा गुड्स सर्विसेज। आगे देखिए, नेट एक्सपोर्ट क्या हुआ। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यही नेट एक्सपोर्ट हो जाएगा, कुल एक्सपोर्ट। आसान है। अगला, द पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज रिलेटेड विथ, जो विदेशी व्यापार का जो पेमेंट है उसका संबंध किससे है। तो यहां देखो, ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान रखना, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड था, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन। तो यहां देखें, एक तरफ ये भारत है, एक तरफ ये भारत का दुनिया के अन्य देशों के साथ, भारत का दुनिया के अन्य देशों के साथ, अन्य देशों के साथ जो आयात और निर्यात हो रहा है, आयात और निर्यात का रिकॉर्ड ही बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है। शॉर्ट में इसको बोलते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट
कहलाता है। क्लियर है? आई होप क्लियर है यहां तक। आगे देख लीजिए अब। बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो टर्म है ये किसके लिए यूज की जाती है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने अभी देखा बीओपी में क्या होता है। बीओपी में होता है इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड। ठीक है, कितना किया, तो वही आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्लियर? अगला प्रश्न, विथ रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या चीजें आएंगी? तो ध्यान रख लो, एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है करेंट अकाउंट और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। अब याद रखना आप, करेंट अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो दिन प्रतिदिन होती हैं, दिन प्रतिदिन होती हैं, जैसे एम्प्लॉय की सैलरी चुकाना, है ना, और कर्ज लेकर आए हैं तो उसका ब्याज चुकाना, और किसी को कर्ज दिया है तो उससे ब्याज आना। तो ये डेली बेसिस के काम है, हो रहे हैं जो आना जाना, तो ये करेंट अकाउंट में आता है। और कैपिटल अकाउंट में आएगा जो कभी कभार चीजें हों, जो कभी कभार चीजें हों। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड और फॉरेन एसेट्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो इसमें 1, 3 करेक्ट आंसर बताना है आपको। ठीक है, एक सेकेंड, कौन सा प्रश्न है इसका? मैं यहां ऑप्शन लिख रहा हूं, आपके नीचे भी दिए हैं कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हैं। एक तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्लूड होगा ही और बैलेंस ऑफ इनविजिबल इंक्लूड होगा ही। ठीक है, तो जो दो अकाउंट बने, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल। अब ट्रेड में तो गुड्स आ गया, सामान, और इसमें आ गई सर्विसेज, तो ये आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा, क्योंकि ये लेन देन तो चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ये लेन देन चलता रहेगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। मैं फिर बता देता हूं आपको, DSSB, तो इसके PRT के जो नई वैकेंसी आई हैं उसके स्पेशल बैच स्टार्ट हो गए हैं, स्पेशल बैच स्टार्ट हो गए हैं, और वो भी ऑफलाइन। ठीक है, जिसमें आपका जनरल पेपर कंप्लीट अलग अलग टीचर्स के द्वारा, और इसके अलावा जो आपका सेपरेट पेपर साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का वो क्लासेस अलग से सेपरेट। तो ये कंबाइंड बैच आपका जो फाउंडेशन बैच है वो बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। 3 से 4 महीने इस बैच को कंप्लीट करने में लगेंगे। तो आप अधिक जानकारी के लिए सामने नंबर देख पा रहे हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्ट्रैक्ट करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।